10/2024 को भूमि आवंटन हेतु लिखे गए पत्र का उल्लेख किया गया है। यह बताया जाए कि आवंटन की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को ये बतलाना चाहता हूं कि रेवदर क्षेत्र के अंदर 5 औद्योगिक क्षेत्र पहले से मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वहां पे जरूरत थी, इसी कारण हमारे विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर एक बार क्षेत्र चिन्हित करेगा, जमीन चिन्हित करेगा, उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी और उसको फिर हम औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर लेंगे। माननीय सदस्य को पूछना है। सर 5 महीने हो गए कम से कम, अभी तक क्या हुआ है इसके बारे में? बहुत बढ़िया प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है ये सदन को कि हर विधायक को ये जानने की जरूरत है। ये पहले भी मैंने बतलाया, तो मैं बात को दोहराता हूं और उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति कहीं पर कोई जमीन खरीदता है तो ये तय नहीं कर लेता कि उसी समय उस पर निर्माण कर लेगा, आगे का सोच के भी जमीन ली जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीनों की कमी होती जा रही है। ये जरूरी है कि हमारा विभाग अभी से आगे का विजन रखकर जमीन चिन्हित करे और फिर आगे चल के जरूरत पड़ने पर उसको औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करे। रेवदर क्षेत्र के अंदर पहले ही 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं, हमें और जमीन की जरूरत है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम उसको तुरंत ही डेवलप करें। जब जमीन मिलेगी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और फिर आगे का जिस तरह से डिमांड आएगी उसको देखते हुए उसको डेवलप करा जाएगा। क्वेश्चन किया, इनके वास्तव में 405 गांव इनके क्षेत्र में जोड़े जाने थे, 73 कंप्लीट बताए हैं। जो गांव लगभग 73 जो गांव जिनके अंदर ओटीएमपी के द्वारा जल जीवन मिशन से जोड़े गए हैं, जिनमें पानी नहीं आ रहा है, जिनके अंदर प्रेशर की जो कमी है, ये पिछले जो कार्यकाल के अंदर वास्तव में सही मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे अधिकारियों की टीम बना के जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा आपको साथ में लेते हैं, उनकी जांच कर लेंगे और मैं सुनिश्चित करूँगा कि हर घर में जितने कनेक्शन जो जाने दिए थे उनके अंदर सब में प्रेशर से पानी आए, ये 100% हम व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी से मेरा पूरक प्रश्न है। दूसरा पूरक प्रश्न है, सरकार में खानपुर विधानसभा के गाँव में फ्लोराइड युक्त पानी जैसे गंभीर विषय पर IMIS की रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि गांव में कोई फ्लोराइड युक्त समस्या से ग्रसित नहीं है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न है, खानपुर विधानसभा के खानपुर कस्बे जोलपा, पिपला, झागर, गोलियाखेड़ी, कंवलदा, गाडरवाड़ा, डोंडी, मेंदड़ी, भगवानपुरा, सूमर में पानी के सैंपल लिए गए हैं क्या? यदि हाँ तो कब लिए गए, इसके क्या परिणाम आए? मंत्री जी बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कवासपुरा मंडवाड़ा में 13/5/2024 को सैंपल ले गए थे और उनके अंदर उस सैंपल के आधार पे वहाँ पे कोई फ्लोराइड नहीं था। माननीय सदस्य बता रहे कि जो गांव अभी बताए इन्होंने, उनके अंदर वास्तव में अगर फ्लोराइड उनकी जाँच करा लेंगे। वैसे जो योजनाओं के तहत, प्रोजेक्ट के तहत 4 योजनाएं इनके यहाँ सैंक्शन की है, उसके अंदर जो भी पानी आएगा सतही जल से, परवन से आएगा। कानपुर में छापी झालावाड़ से आएगा, इनके बकानी के झालावाड़ जिले के छापी विस्तार से पानी आएगा इनके, और जो भी पानी आएगा वो भूजल का अंडरग्राउंड नहीं होते हुए स्थायी जल आएगा, वो पूरा फिल्टर होके आएगा। कोई फ्लोराइड का पानी नहीं देंगे। और बाकी जहाँ पे जो आपके जो बता रहे जिन गाँव में फ्लोराइड है उनकी जांच करा के आप बता देना, उनकी दोबारा जांच करा लेंगे। फ्लोराइड होगा तो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 284। माननीय मंत्री जी। खंड के जी हाँ, रावी व्यास नदियों के अधिशेष पानी के बंटवारे के बारे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य 31/12/1981 को समझौता हुआ। इसके तहत राजस्थान को 8.60 MF पानी निर्धारित किया गया। वर्तमान में
प्रदेश को रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 8 FM पानी मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शेष 0.60 MF पानी राजस्थान को देने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल से लगातार अनुरोध किया गया तथा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में भी लगातार ये मुद्दा उठाया गया। राजस्थान द्वारा 0.60 MF रावी व्यास पानी बहाली के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मूल छूट 6/2020 दायर किया, जो कि दिनांक 26/7/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था। गत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड ख, सरकार प्रदेश के हिस्से का शेष 0.60 MF पानी प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयासरत है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की दिनांक 25/10/2024 को आहूत 21वीं बैठक में भी मुद्दा उठाया गया तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन राजस्थान द्वारा दिनांक 27/2/2025 को इस बाबत सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को भी पत्र लिखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पंजाब सरकार ने जो 31/12/81 को समझौता हुआ था उसको निरस्त करने के लिए 2004 में पंजाब समझौता समिति अधिनियम 2004 पारित करके उसको रद्द कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में ये कहा कि ये वैधानिक नहीं है, आप इसको निरस्त नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अपना सबसे अनुकूल समय है, डबल इंजन की सरकार है। हमने हरियाणा से यमुना जल समझौता किया, मध्य प्रदेश से ERSP का समझौता किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए ACS स्तर के उच्च अधिकारी को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो केवल यही काम करे और ये 0.60 MF जो पानी हमने को नहीं मिल रहा वो मिल सके। और दूसरा जो भाखड़ा व्यास न्यास मंडल है उसमें हमारे राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो प्रयास करके उसमें भी हमारा एक प्रतिनिधि हो जो हमारा पक्ष रख सके। माननीय तो मैं ये चाहूँगा, प्रश्न पूछो। तो मैं ये चाहूँगा कि क्या आप कोई ACS स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे? और दूसरा प्रश्न है कि भाखड़ा व्यास मंडल में हमारा प्रतिनिधि नियुक्त हो, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? दोनों बात का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय हमारे जो वरिष्ठ विधायक महोदय उनको कहना चाहता हूं कि हमने सर्वोच्च न्यायालय में दायर छूट में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी करने और अपना पक्ष रखने हेतु सीनियर अधिवक्ता श्री विक्रमजीत बनर्जी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पैनल में नियुक्त किया है। और जहाँ तक ACS स्तर के नोडल अधिकारी को नियुक्त करने की बात है तो माननीय विधायक महोदय का अच्छा सुझाव है, हम इस पे अध्ययन करके इस पे विचार करेंगे। और इसके अलावा आपने जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में अपना सदस्य नियुक्त करने की बात है तो इस पर हम प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न श्री उमेश मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 285 आपकी अनुमति। चलो पूरा पूछो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब आया है और उस पर मैं आदिवासी समुदाय के उद्धार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य व केंद्र के विभिन्न योजना के 997 करोड़ बजट, जिसमें 744 करोड़ रुपये खर्च किया गया, मतलब 250 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। पैसा क्या खर्च नहीं हुआ और उस बजट के आगे क्या किया गया, इसमें भी विशेषकर केंद्र की जो PMJ योजना के राज्य के लिए आवंटन 100 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं बताया। तो क्या ये पैसा केंद्र सरकार ने दिया या नहीं? यदि हाँ तो उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया? और परिशिष्ट ब में जो खर्च का जो ब्यौरा दिया गया है उसके तीसरे नंबर पेज पर स्विमिंग पूल 3 करोड़ के आसपास बजट खर्च किया गया है, तो स्विमिंग पूल कहाँ
बनाया, किसकी मांग पर बनाया? क्या स्विमिंग पूल बनाकर आदिवासी बच्चों का विकास करोगे, या फिर स्विमिंग पूल और अन्य अनावश्यक जगह पर टीएडी का जो बजट उपयोग किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास रखते हो? उसकी जानकारी सदन को। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार का 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय जी, ये केंद्र सरकार का 23-24 का बजट है। वो बजट केंद्र सरकार से आया नहीं, उस समय सरकार कांग्रेस की थी, आया नहीं तो खर्च करने का सवाल ही नहीं। दूसरा, एक इन्होंने कहा कि ये जो खेल स्टेडियम मांगा नहीं होगा ना, खेल मांगा नहीं, आप पूछो। दूसरा ये है, खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में तारणताल स्वीकृत है 9/9/21 का, सरकार इनकी थी। स्वीकृत राशि 5.77 लाख, 90% कार्य पूरा हो गया है। ये कार्य पूरा होने के बाद माननीय सदस्य सीट पे जाइए, क्रीड़ा परिषद को हैंडओवर कर दिया जाएगा। में कोई नहीं आएगा। नहीं, ये क्या है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूँगा, मैंने स्विमिंग पूल के बारे में पूछा था, स्टेडियम के बारे में नहीं, और सरकार के बारे में नहीं। तो मैं, और ये जो 2023 ये जो अभी चल रहा है 25-26 जो आपके कार्यकाल में केंद्र सरकार का कितना बजट आया, ये पूछना चाहूँगा। और आदिवासी के कल्याण के लिए इतना बड़ा विभाग है, और सरकार ने 1025 कार्मिक शिक्षा व अन्य विभाग के से प्रतिनियुक्ति पर ले रखे हैं, और खुद टीएडी विभाग का एक भी कार्मिक नहीं है। यदि है तो मंत्री जी बताएं, और उनके टीएडी विभाग के खुद के कार्मिक कितने हैं? छात्रावास अधीक्षक के जो 470 वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया जारी है, तो क्या माँबाड़ी के केंद्र 100% एसटी वर्ग शिक्षा सहयोगी लगा रखे हैं? उसी तर्ज पर 770 वार्डन पदों पर एसटी वर्ग के अभ्यर्थी लगाने की मंशा रखते हो? सदन की मेज पर अवगत कराए। माननीय मंत्री जी, बिराजो। प्रश्न तो गोलमोल है, प्रश्न तो कुछ है नहीं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने ये कहा कि 470 पद जो हमारे हॉस्टल हैं, इनमें पहले केडर नहीं था, और केडर नहीं था तो हम लोग शिक्षा विभाग से अध्यापक लेते थे और उनको वार्डन के तौर पे लगाते थे। अब हमारा केडर बन गया और उनकी कार्मिक विभाग द्वारा उसकी प्रक्रिया चालू है। ये होने के बाद में हमारा केडर बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, पहले हमारे छात्रावास अभी जो बढ़ गए हैं, 452 छात्र हैं और ये 70 पद हैं। क्योंकि ये जो अंतर है, ये इसलिए अंतर है कि जो अभी जो वार्ड हॉस्टल वगैरह खुले हैं, इसके कारण से ये अंतर आ रहा है। तो ये भी पद जो है फाइनेंस को भेजकर स्वीकृत करा करके पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है श्री रामकेश। एसटी के जो वार्डन है वो आपके 2 हो गए, बिराजो। सर छोटा 2 प्रश्न हो गए, 2 में भी आपने लंबा, ठीक है, आपने पूरा। बैठिए, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। 2 क्वेश्चन हैं। एक तो आपने कहा कि ये जो पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं, इसके 1000 करोड़ रुपए आए थे, वो एक भी खर्च नहीं किया। और दूसरा, आप ये जो कैडर बनाने की बात कर रहे हो, ये कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा और कब तक आप नियुक्ति दे दोगे? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्रश्न पूछा है आपसे। अच्छा, कौन सा कैडर बना रहे हो, कब तक? एक बार। अच्छा, आपने पूछा है क्या? दोबारा, एक बार दोबारा पूछने। मान्य, मैं वो मंत्री महोदय को पता ही नहीं है। अरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न पुकार दिया था, एक बार नेक्स्ट प्रश्न पुकार दिया था। अरे आप तो बिराजो ना, प्रश्नकाल में मैं डील कर रहा हूँ। आप एक बार दोबारा पूछ लो, बिराजिए, आप दोबारा पूछ लो।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा पूछ लेता हूं। हाँ। आपने परिशिष्ट ऐप पे जो लिखा है ना कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंदर जो राशि का प्रावधान किया था उसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण रहे? 1 नंबर। और 2 नंबर यह है कि आपने जो प्रावधान किए हैं अलग कैडर बनाने के, ये नियुक्ति कब तक हो जाएगी? क्योंकि आप जनजाति की जिस दिन डिमांड थी उस दिन भी आपने कहा था हम कैडर बना रहे हैं, तो कब तक कैडर बनेगा, कब तक नियुक्ति होगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया है अपने परिशिष्ट ऐप पर, ये पैसा 23-24 का है। राज्य सरकार द्वारा 75,708.19 लाख रुपए, वे है 63.12, ये राशि ही आपके समय में खर्च हुई है, आई है। अध्यक्ष महोदय जी, संविधान की धारा 275 11,020.80, इसमें 10,294.87 ये खर्च किया है, आपकी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में ये पैसा 10,000 करोड़ है। ये पैसा खर्च इसलिए हमें पहले बताया था कि ये पैसा आप लोग ले नहीं पाए, वहां से केंद्र से मिला नहीं पाए कि भारत सरकार ने दिए नहीं, केंद्र से आया नहीं ना, उत्तर सुन लो। केंद्र से आया नहीं तो खर्च कहां से होगा? दूसरे किसी को नहीं है अनुमति, सबके लिए नहीं है, आपका अकेले लो। अलग आप प्रश्न लगा दो अगली बार। दूसरा आपने क्या पूछा था, कब तक केडर का पूरा करोगे? इसी में केडर का कब तक पूरा करोगे? हाँ। अध्यक्ष महोदय जी, केडर का ये इनकी समय में हो गया था, लेकिन जो नियमों में अपनों को अपने वित्त विभाग को दे करके उसको फाइनेंस में लेना था, वो आप ले नहीं पाए। हमने ये प्रक्रिया पूरी करके और अब हमारे कमिश्नर कार्यालय प्रज्ञाधीन है, ये आते ही बहुत जल्दी कार्मिक का परीक्षा कराएगा और उसके बाद में ये हो गया। मेरा इतना सा ही आग्रह है सर, इसमें हमारी सरकार उसकी नहीं है। सीधा अगर पैसा जिन लोगों ने खर्च नहीं किया, चाहे हमारी सरकार के अधिकारी हो, उस पर आप कार्रवाई करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, जो काम हमारे टाइम में ही हो गया साहब वो कैडर का, तो आप 1.5 साल से कुछ कर ही नहीं पा रहे और बार बार ये कि हम कर रहे हैं। अरे अभी कर दिया और ये प्रक्रिया दिन है जो हमारे कमिश्नर कार्यालय में आते ही हम इसको फाइनेंस को भेज करके नभी जल्दी परीक्षा करा के रामकेश। प्रश्न संख्या 286। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, आपकी इजाजत हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं। अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 दो पारित करके और काश्तकारों को अधिकार और सुविधाएं दी थी। उसके बाद में 1958 के लगभग सेटलमेंट चालू हुआ पूरे राजस्थान में, और सेटलमेंट के नाम पर काश्तकारों का जो राजस्व रिकॉर्ड था, उस राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जो टिप्पणियां कर दी थी, उन टिप्पणियों को सुधारने के लिए मैंने आपसे समय सीमा पूछी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा, आप कहोगे कि ये प्रश्न, आप सुनिए, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन जो जवाब दिया अधिकारियों ने, मैंने प्रश्न क्या पूछा और जवाब घुमा करके मेरे को रास्ता बता दिया। रास्ता में पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ही जानता हूं कि कोर्टों में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन मतदाताओं ने आपको इस सदन में बिठाया, सरकार बनाई, प्रश्न पूछो। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, क्या आपने मुझे जवाब दिया है कि आपको काश्तकार सक्षम न्यायालय में चारा जोही हेतु स्वतंत्र है? गलती करे सरकार के अधिकारी और चाराजोई करने के लिए जनता राजस्व अदालतों में जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि जिन मतदाताओं ने आपको यहां भेजा वो 25-25 साल तक, 30-30 साल तक राजस्व अदालतों में मुकदमा लड़े? आपका अगर उत्तर हाँ में है
माननीय नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये माननीय सदस्य, नहीं, आप चाहते हैं क्या? ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न पूछो। लो, ये मेरा प्रश्न ये, मेरा आप प्रश्न प्रश्न पूछो। मतदाताओं और ये मुद्दा नहीं है मेरा ये ये प्रश्न तो है। मतदाताओं का प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न इतना सा है, मेरा प्रश्न इतना सा है, अरे आप मेरा तो इतना पूछिएगा। सा प्रश्न है, आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है। आपको जनता ने अरे या आप चुन प्रश्न करके पूछो, भेजा है, नहीं तो अगला और प्रश्न ये पूछूंगा। मैं इतना से नहीं पूछना, तो- अगला प्रश्न पूछूंगा। मैं इतना से पूछ आप रहा प्रश्न हूँ, पूछ ही नहीं रहे हो। मैं इतना से पूछ रहा हूँ। पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से हाँ। आपके प्रश्न माध्यम पूछो। से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सेटलमेंट के द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में जो गलतियां कर दी है, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, रास्ते के जो विपरीत टिप्पणियां कर दी, और उनके राजस्व न्यायालयों में जो भयंकर 90% मुकदमे चल रहे हैं, क्या सरकार जनता को राहत दिलाने के लिए कोई अभियान चला करके उन अशुद्धियों को दूर करना चाहती है? अगर चाहती है तो आप, अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। पूछे आप अगर आपका जवाब ना में है तो मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं? जवाब आने दो माननीय मंत्री जी, फिर जवाब आने दो। केवल जवाब, प्रश्न तक सीमित रहो, भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है, अभी तक जो इन्होंने कहा है वो केवल भाषणबाजी है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा भाषण मेरी तरफ से भी हो जाए। ये केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, परंतु ये जो छोटी मोटी अशुद्धियां हुई है उसमें नियम और कायदे के अनुसार काम है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व अन्य